सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। साम्यवाद क्या है? साम्यवादी लोग किस मार्ग का अनुसरण करने को कहते हैं? बुद्धवादियों और साम्यवादियों में क्या मौलिक अंतर है? साम्यवादी बाबा साहब के कुछ तार्किक प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों कुछ प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते हैं? आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जिस पर साम्यवादी लोग बाबा साहब के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं? उन प्रश्नों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो तार्किक प्रश्न हर युवा साथी को जानना चाहिए। बुद्ध का मार्ग और कार्ल मार्क्स का मार्ग, किस मार्ग को अपनाने की सलाह बाबा साहब देते हैं और क्यों? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब आज के अंबेडकर संदेश में आपको मिलेगा। सम्मानित साथियों, लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। विषय है बुद्ध या कार्ल मार्क्स। 20 नवंबर 1956 को नेपाल के काठमांडू में दिया गया ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय भाषण हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग है जिसमें ऊपर उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब आज के अंबेडकर संदेश में आपको मिलेगा। हुबहू बाबा साहब के स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 479 से 482 तक। यदि आपके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है तो आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भिक्षुगण और सज्जनों, अब इसी बात के दूसरे मुद्दों की ओर हम मुड़ते हैं। साम्यवाद लाने के लिए कार्ल मार्क्स या साम्यवादी लोग किस मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। इससे पहले कि हम इस प्रश्न का जवाब आपके सामने रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो तो बात करते हैं अंत तक, लेकिन कई साथी ऐसे होते हैं जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन सुबह मिलने वाला अंबेडकर संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये सवाल बाबा साहब कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साम्यवाद यानी दुख के अस्तित्व को मानते हुए निजी संपत्ति को नष्ट करने का तत्व। दुख के अस्तित्व को मानते हुए यानी कि साम्यवाद जो है दुख के अस्तित्व को मानता है, लेकिन निजी संपत्ति को नष्ट करने की बात कहता है। यह है साम्यवाद। कोई आपसे पूछे कि साम्यवाद किसे कहते हैं, दे दीजिएगा यही परिभाषा। साम्यवाद को स्थापित करने के लिए साम्यवादियों का बताया मार्ग धर्म के आचरण के विरुद्ध है, विरोधकों की हत्या करने का मार्ग है, और इसी में बुद्ध और कार्ल मार्क्स के उपायों में मौलिक फर्क नजर आता है। आखिर बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बताए गए मार्ग में मौलिक फर्क क्या है, मौलिक अंतर क्या है, यह भी आज का प्रश्न है। तब बाबा साहब कहते हैं बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए लोगों को मनाने का मार्ग ही सही होने की बात बुद्ध ने कही है। नैतिक शिक्षा और प्रेम से लोगों के मन जीतने पर बुद्ध जोर देते हैं। विरोधियों को जोर जबरदस्ती से या सत्ता के सहारे वे नहीं जीतना चाहते, बल्कि प्रेम और अपनेपन से जीतना चाहते हैं। इस बुनियादी फर्क को अगर जान लें तो पता चलेगा कि दर्शन को प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध को हिंसा या खून खराबा स्वीकार नहीं है। साम्यवादियों को लेकिन बलात् मार्ग ही पसंद है। इस मार्ग से साम्यवादियों को तुरंत फल प्राप्ति होती है या उनके उद्देश्यों को पाने में उन्हें तुरंत सफलता मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप जब इंसान को निर्मूल करने के दर्शन के सहारे ही आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा विरोध या प्रतिकार करने के लिए कोई बचता ही नहीं। अर्थात ऐसी सफलता केवल दिखावे की होती है। मार्क्सवाद की तुलना में बौद्ध धर्म का जो मार्ग है मंद गति वाला है और लंबी दूरी वाला है। लोगों को ये वाव लगने की भी संभावना है, क्योंकि इस मार्ग से सफलता बड़ी देरी से प्राप्त होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि मार्ग सुरक्षित है, आपकी जिंदगी का भरोसा है। इसीलिए आदर्शों के मार्ग पर चलते हुए बुद्ध के बताए हुए सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ना ही हितकारी होगा। अपने साम्यवादी मित्रों से मैं हमेशा 2-3 सवालों के जवाब मांगता रहता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मेरे सवालों के जवाब उनके पास नहीं है।
आखिर वो सवाल कौन से हैं जो बाबा साहब अपने साम्यवादी मित्रों से पूछते रहते हैं? वो सवाल जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि मजदूर वर्ग की तानाशाही वे हमेशा रक्तपात से स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व वाले पक्ष को वे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उनके मतानुसार लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता, मताधिकार नहीं हो सकता। वे राज्य की एक तंत्री महाप्रज्ञा बनकर रहना चाहते हैं। सत्ता या अधिकारों का बंटवारा किए बगैर राज्य करना है। इसलिए मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या तानाशाही लोगों पर शासन करने का सही तरीका है? इस पर उनका जवाब होता है कि उन्हें तानाशाही कभी भी स्वीकार नहीं थी। मैं उनसे पूछता हूं कि वे मजदूरों की तानाशाही क्यों सहें? इस पर उनका जवाब होता है कि चूंकि ये निर्णायक दौर है, इसलिए मजदूरों की तानाशाही का निर्माण होना जरूरी है। मजदूर वर्ग की तानाशाही बने हुए बगैर स्थापित पूंजीपतियों की तथा अतिरिक्त धन हड़पने वाले मालिकों का खात्मा नहीं होगा। उनसे जब पूछा जाता है कि ये निर्णायक समय 20, 40 या 50 सालों तक कब तक चलेगा, इसका उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ये यूं ही ढुलमुल सा जवाब देते हैं कि साम्यवाद के स्थिर होने के बाद मजदूर वर्ग की तानाशाही अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि वह अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो फिर आगे क्या होगा? उसकी जगह कौन लेगा? इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं है। इस संदर्भ में जब हम बुद्ध की तरफ मुड़ते हैं और उसके धर्म संबंधी प्रश्न उठाते हैं, तब वो एक क्या कहता है? बुद्ध ने दुनिया को एक बहुत महान बात बताई। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मनुष्य की मनोधारणा में बदलाव आए बगैर दुनिया में सुधार या उन्नति संभव नहीं है। इंसान की मनोधारणा बदले और इसके अनुसार वह साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर उस पर निष्ठा के साथ प्रेम करें, उसे अमल में लाने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से उसे स्थायी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थितियों में इंसान को कायदे कानून की बेड़ियों में जकड़ने के लिए सैनिक या पुलिस कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब यह है कि बुद्ध जब नैतिक व्यवहार और सही रास्ते पर चलने के लिए आपके मन को तैयार करेंगे, तो आपका मन हमेशा के लिए सत्मार्ग पर चलने वाला बनेगा। तब किसी बाहरी शक्ति की आपको सही मार्ग पर ठेलते रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साम्यवाद के निराकरण के संदर्भ में जो विचार हैं वे जोर जबरदस्ती पर आधारित हैं। कल्पना कीजिए कि कल अगर रूस की साम्यवादी तानाशाही नाकाम रही या ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो क्या होगा? साम्यवाद की स्थिति क्या होगी, ये जानने की उत्सुकता मुझे रहेगी। मेरी कल्पना के अनुसार राज्य की मालिकाना हक वाली संपत्ति पर अधिकार करने के लिए रूसी लोगों के बीच खूनी लड़ाइयाँ होंगी। ये अपरिहार्य परिणति रहेगी, क्योंकि रूस के लोगों ने स्वेच्छा से या सहज रूप में साम्यवाद को नहीं स्वीकारा है, उन पर वह जबरदस्ती लादा गया है। साम्यवाद को स्थापित करते समय उन्हें ये कहकर डराया गया कि अगर वे साम्यवादी विचार प्रणाली नहीं मानेंगे तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, और इसीलिए वे अब तक साम्यवाद को चुपचाप झेल रहे हैं। ध्यान में रखना होगा कि डर के कारण कोई विचारधारा जड़ें नहीं पकड़ सकती। कोई विचारधारा ग्रहण की गई है, लेकिन समयांतर से उसकी धारणा शक्ति नष्ट हुई, तो उस विचारधारा को आगे क्या होगा? इस सवाल का जब तक कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई लोगों के मन में जगह नहीं बना पाएगा। मनोभूमिका अगर नहीं बनाई गई तो हमेशा सत्ता की जरूरत महसूस होगी। इसी कारण हमेशा मुझे बुद्ध का आकर्षण लगता रहा है। बुद्ध की विचारधारा प्रजातंत्र की विचारधारा है। अजातशत्रु वज्जी को जीतना चाहते थे। ये बताने के लिए अजातशत्रु का सेनापति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे कहा कि वज्जी जब तक अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार राज्य चला रहे हैं, तब तक उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। बुद्ध ने वज्जी की पद्धति का स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया, ये पता नहीं चलता है, लेकिन जिस बारे में वह बोले वह वज्जियों की प्रजातांत्रिक और गणतंत्र प्रधान राज्य प्रशासन के बारे में ही कहा। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वज्जी जब तक अपने पुराने तरीकों पर चलेंगे, तब तक वे कभी भी परास्त नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि बुद्ध प्रजातंत्र के बड़े समर्थक थे। अध्यक्ष महोदय, अगर इजाज़त दें तो मैं आपका ध्यान इसी बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं राजनीति शास्त्र का छात्र था। मैं अर्थशास्त्र का भी छात्र था, और इतना ही नहीं, मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक भी रहा हूं।
मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा कार्ल मार्क्स, साम्यवाद और अन्य कई विषयों का अध्ययन करने में बीता है। साथ ही बुद्ध के धम्म के बारे में जानने में भी मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय व्यतीत किया है। बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया तब मैं इसी निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, यानी दुनिया में दुख है और उसके निवारण के लिए एक निश्चित उपाय है, इस बारे में बुद्ध का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, सुरक्षित और मजबूत भी है। इसी कारण मैं बौद्ध राष्ट्रों के युवाओं को बताना चाहता हूं कि वे बुद्ध धम्म के ही यथार्थवादी दर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, उसी का अनुसरण करें। अगर कभी बौद्ध धम्म पर संकट का समय आए तो बौद्ध राष्ट्र के भिक्षुओं को ही जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जिन भिक्षुओं को तन मन धन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्होंने उसे नहीं किया, यही इसका मतलब निकलता है। आज कहाँ धर्म प्रसार हो रहा है? बौद्ध धर्म प्रचार की आज क्या स्थिति है? भिक्षु का असली कर्तव्य धर्म प्रसार करना होता है। आज भिक्षु क्या कर रहे हैं? आज का भिक्षु खा पी कर बिहार में बैठा रहता है। वह केवल एक ही बार भोजन लेता है, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन उसका ज़्यादातर समय केवल आलस में ही बीतता है। वह थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन वह ज़्यादातर सोता ही रहता है। शाम के समय संगीत से अपना मन रिझाता है, लेकिन ये कोई धर्म प्रसार का मार्ग नहीं है। मित्रों, किसी की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर धम्म में समाज में नव जागृति लाने का नैतिक बल हो तो आपको धम्म की सोच हमेशा लोगों के कानों में टकराती रहनी चाहिए। बच्चे को स्कूल में कितने साल बिताने पड़ते हैं? आप केवल एक दिन के लिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, उसके बाद उसे घर में बिठाकर उस बच्चे को सारा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसी उम्मीद आप उसे नहीं कर सकते। बच्चा हर रोज़ स्कूल गया, वहाँ 5 घंटे उसने बिताए, उसने लगातार पढ़ाई की, तो ही वह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो कि भिक्षु एक भी दिन लोगों को बिहार में नहीं बुलाते और ना ही किसी विषय पर शिक्षा देते, ये धर्म उपदेश देते। कम से कम मेरे देखने में ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म अगर नष्ट होता है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भिक्षु लोग होंगे, भंते लोग होंगे। ये बात बाबा साहब ने यहाँ पर कही है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश सार्थक और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संदेश देने वाला रहा। आज के अम्बेडकर संदेश में बस हम आपसे एक ही प्रश्न जानना चाहेंगे कि बुद्ध का मार्ग या कार्ल मार्क्स का मार्ग, युवाओं को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? किस मार्ग की सलाह अपनाने की बाबा साहब ने दी है? आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सम्मानित साथियों, हमें बहुत उम्मीद है। इसके साथ ही साथ अगर आज का अम्बेडकर संदेश आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।